नमस्ते बच्चों। आज हम प्रबंध की विशेषताएं और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। प्रबंध की विशेषताएं जो हैं, हालांकि व्हाट्सएप में हमने तो आपको जो भेजा है पिक्चर, उसमें 14 विशेषताएं दी हुई हैं। उतनी तो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परीक्षा की दृष्टि से 6 पॉइंट भी लिखे तो 5 नंबर मिल जाते हैं। अधिकतम 5 नंबर का तो क्वेश्चन ही आता है। इसके लिए P3 माने P S2 SS। अब P3 से क्या बनेगा ये आप नोट करेंगे। पहले P से प्रणाली, दूसरे P से पेशा, और फिर तीसरे P से आप प्रक्रिया, S सार्वभौमिक, और फिर S आया तो सामाजिक। ऐसा P3S2 लिखने के बाद आप ये पॉइंट नोट करेंगे और ऐसा 10 बार करेंगे। ये याद करने की एक मेथड होती है। कोड वर्ड बनाकर अपन याद करें तो जल्दी याद होता है। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, फालतू की बातें ना करते हुए। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रक्रिया शब्द जो है उसका मतलब क्या है। प्रक्रिया शब्द का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो निरंतर चलती रहती हो, जो कभी बंद ना होती हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया। अब प्रबंध को प्रक्रिया इसलिए कहा गया है कि देखिए, आप एक बार मार्केट में उतर गए, आपने अपना फेरी गोल्ड कंपनी चाय के प्रोडक्शन की खोल ली, तो अब तो वो निरंतर चलते रहना है आपकी कंपनी, और आपके सामने नित्य नई बाधाएं, नए चुनौतियां आती रहेंगी, और उससे निपटने के लिए हमें निरंतर प्रबंध को अपनाना पड़ेगा। इसलिए प्रबंध जो है उसको हम एक प्रक्रिया कहते हैं जो कभी भी बंद नहीं हो। प्रबंध जो है वो एक पेशे के रूप में बताया गया है। पेशे के रूप में, जैसे पेशा का मतलब क्या होता है साहब, ये तो सबसे पहले समझे हम। पेशे का मतलब होता है, देखिए, जिसमें बौद्धिक क्षमता या दिमागी काम करके जब धन उपार्जित किया जाता है तो उसको हम पेशा कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कोई मेहनत का काम नहीं करते। ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करके धन का उपार्जन, धन कमाने का काम करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से प्रबंध जो है, इसमें भी हम जो है प्रबंध की अलग अलग कोर्सेज करते हैं, उसमें पारंगत होते हैं और कार्य करके धन का अर्जन करते हैं। इसलिए प्रबंध एक पेशे के रूप में भी बताया गया है। तीसरा आया कि साहब प्रबंध एक प्रणाली है। तो बोले साहब प्रबंध एक प्रणाली कैसे हुई? प्रबंध एक प्रणाली का मतलब क्या होता? सबसे पहले तो ये समझे, है ना, विभिन्न विधियों का संयोजन। अब उसको और सरल तरीके से समझे आप। जैसे आपने देखा होगा कि कोई मशीन बनती है। अब ज्यादा दूर मत जाओ, आपके मोहल्ले में गेहूं के आटा पीसने की मशीन है, आटा चक्की बोलते हैं जिसको। तो उसमें केवल आटा चक्की का रोल कॉल नहीं है, आटा चक्की में जो व्हील लगे हुए हैं उसका रोल कॉल है,
जो पट्टा है उसका रोल कॉल है, पीछे साइड में जो 3 HP की मोटर चल रही उसका रोल कॉल है, और प्लस बिजली के लिए जो स्विच बोर्ड बना हुआ उसका रोल कॉल है। माने इतनी चीजों के संयोजन से वो आटा चक्की बनी। ठीक उसी तरह से प्रबंध में भी जो मैंने बताया था आपको, निस निस अनिस, माने इन 7 चीजों से मिलकर प्रबंध बनता है। ये 7 विधियां, माने उसमें नियोजन भी, संगठन भी, नियंत्रण भी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जब इनका सबका संयोजन होगा तब प्रबंध होगा। तो अनेक विधियों का संयोजन एक साथ जब यहां हो रहा है तो उसे हम प्रणाली कहते हैं। इसलिए प्रबंध को एक प्रणाली माना गया है। ये तो 3P की बात हुई। अब सार्वभौमिकता की बात करें हम। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए कि सार्व माने सभी जगह, भौमिक माने विश्व, माने विश्व की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां प्रबंध हमें दिखाई ना दे। अब ज्यादा दूर मत जाइए, आपके घर से ही प्रबंध प्रारंभ हो जाता। आपके माता या पिता जो भी घर का संचालन करते हैं वो प्रबंध ही करते हैं। निश्चित आय होती है, उस निश्चित आय से पूरा घर का संचालन करना प्लस बचत करना भविष्य के लिए, ये काम आपके माता पिता करते हैं। तो वहां भी तो प्रबंध देखने को मिला आपको। स्कूल में भी प्रबंध देखने को मिलेगा आपको, मंदिरों में चले जाओ वहां प्रबंध देखने को मिलेगा आपको, हॉस्पिटल चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ वहां प्रबंध देखने को मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रबंध कहाँ नहीं दिखाई देता। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्कवरी चैनल, वाइल्ड लाइफ देखते होंगे। एक बार मैंने भी देखा, उसमें शेरों का जो झुंड है वो जब शिकार के लिए निकलता है तो उनके बीच में पहले ही तय हो जाता है कि शिकार को किस तरह से घेरना है, और हर शेर अपनी पोजीशन ले लेता है, और उनमें से कोई एक शेर जो है हमला करके शिकार को तितर बितर करता, और बाकी शेर उसमें से जो भी एक चुना हुआ शिकार रहता उसको घेर कर मार डालते। वहां पे प्रबंध कैसे नहीं दिखा? वहां पे भी प्रबंध है। माने जानवरों में भी हमें प्रबंध दिखाई दे रहा है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय। माने वहां पर भी प्रबंध हमें देखने को मिल रहा। इतनी चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप केवल यही बताइए कि प्रबंध सार्वभौमिक होता है, विश्व में सभी ओर फैला होता है, चाहे घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या बिजनेस हो, सभी जगह हमें प्रबंध देखने को मिलता है। इसलिए प्रबंध एक सार्वजनिक होता है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब सामाजिक प्रक्रिया, प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा गया? प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया कि देखिए, कोई भी प्रबंध, किसी भी कंपनी में प्रबंध हो रहा हो, आपकी फेरी गोल्ड चाय की जो कंपनी है उसमें भी प्रबंध व्यवस्था आपने अपनाई हुई है, तो उस कंपनी में एक समूह काम कर रहा है, 100-200 लोगों का एक समूह काम कर रहा है, तो क्या वो मानव समूह समाज से जुड़ा हुआ नहीं है? बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। माने उतना परिवार की दाल रोटी उसी प्रबंध की वजह से चलती है। ये S2 सार्वभौमिक और समूह है ना। तो इस तरीके से ये 5 तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अन्य भी हैं जिन पर अपन बात करेंगे। एक अलग से प्रश्न आता 3 नंबर में
कि प्रबंध एक जन्मजात अर्जित प्रतिभा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैं इसका जो उत्तर बोल रहा हूं वो आप नोट कर लें, माने उत्तर भी हो गया और समझना भी हो गया और समझाना भी हो गया कि प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा क्यों कहा गया। तो सबसे पहले आप प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है ऐसा करके लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे कि प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा क्यों कहा गया। शुरू से एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, माने जो अच्छी संतान उत्पन्न होती है उसके सद्गुण बचपन से ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वो हमेशा स्कूल से आएगा व्यवस्थित, बस्ता अपनी जगह रखेगा, जूते चप्पल उतार के बराबर व्यवस्थित रखेगा, उसका होमवर्क वगैरह बराबर कंप्लीट रहेगा और सदा अव्वल आएगा। तो ये तो जन्मजात प्रतिभा हुई उसके अंदर में। जिस तरह से एक गायक का बच्चा गायक बनता है, नेता का बच्चा नेता बनता है, भले वो नेता ना बन पाए, अभी बहुत से नेता के बच्चे हैं वो नेता नहीं बन पाए बेचारे, कोशिश करते रहे, है ना। है, मेरी बात समझ रहा है कि नहीं। वो नेता का बच्चे नेता ही नहीं बन रहा, अभी नेता ज्यादा बन गया, हंसी मजाक उड़वा लिया अपनी। तो चलो खैर, तो जिस प्रकार एक गायक का बच्चा गायक बनता है, अभिनेता का बच्चा अभिनेता बनता है, नेता का बच्चा नेता बनता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक जो है वो जन्म से ही गुण लेके पैदा होते हैं, इसलिए प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा कहा जाता है। अब नंबर 2 पॉइंट डालेंगे आप, प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, उसको अंडरलाइन कर देंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रबंध को अर्जित प्रतिभा इसलिए माना गया है क्योंकि आज के वर्तमान आधुनिक युग में बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो प्रबंध की शिक्षा देते हैं। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं, और इस तरह से डिप्लोमा करने के बाद आप एक प्रबंधक की नौकरी पाते हैं तो आपने अपने ज्ञान और कौशल से वह नौकरी प्राप्त की है, इसलिए उसे हम अर्जित प्रतिभा भी कहते हैं। ये जो बात मैंने आपको समझाई वैसे की वैसे ही आपको लिखना है, वो नेता वाली बात मत लिख देना, वो तो मैंने मजाक के तौर पे कही थी। तो इस तरीके से देखें तो प्रबंध एक जन्मजात अर्जित प्रतिभा है। ये प्रश्न 3 नंबर में पूछता है और मैं नीचे बीच में इसलिए देख लेता हूँ 14 पॉइंट हैं, 14 पॉइंट पूरे के पूरे मैं इतना बड़ा प्रतिभावान नहीं हूँ कि 14 पॉइंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लास में रहते हैं तो आप लोग जो हैं एक एक पॉइंट बोलते जाते हैं, मैं उनका व्याख्या करता चला जाता हूँ। यहाँ पर कोई है ही नहीं है कि जो पॉइंट बोलते चले जाएं और मैं व्याख्या करता चला जाऊं, तो बीच में मेरे को नीचे देखना पड़ता है, उसको अन्यथा नहीं लेना भाई, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो, है ना। लॉकडाउन के दौरान बोर्ड परीक्षा है, सभी को आवश्यकता पड़ेगी विचारों को। कई जगह बच्चों ने एडमिशन ले लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, कहां से पढ़ेंगे वो। कम से कम ये वीडियो देख के तो ज्ञान अर्जित कर सकते, नोट्स बना सकते हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने का प्रयास करें आप, है ना। अपने स्कूल की जो लड़कियां हैं वो MLB से आई हैं कुछ, तो वो अपनी सहेलियों को दें। और तुम लड़के लोग जो हैं, आप लोग तो बड़े दिग्गज टाइप के हो, बहुत बड़े दिग्गज हो, आप तो बांटे लोग, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपसे तो महान कोई है ही नहीं, श्रीनाथ स्कूल से महान कोई, श्रीनाथ स्कूल के बच्चों से बड़ा महान कोई बच्चा है, पक्की बात। अब देखिए इसमें और जो पूछता है वो प्रबंध
स्वामी से अलग होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रबंध स्वामी से अलग कैसे होता है? एक बड़ी कंपनी जब खुलती है तो उसके मालिक तो अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर को भी रखते हैं, मार्केटिंग मैनेजर को भी रखते हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है भाई? कि स्वामी अलग होगा और प्रबंधक अलग से काम करता है, अपनी योग्यता के अनुसार वो वेतन प्राप्त करता है। तो प्रबंध और स्वामी दोनों ही अलग अलग होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है जहां पे स्वामी स्वयं प्रबंधन करता हो। अक्सर बड़ी कंपनियों में स्वामी अलग होते हैं और प्रबंधक अलग होते हैं, जो योग्यता अनुसार उनको रखा जाता है। इस तरीके से आपने देखा, क्या कहते हैं, प्रबंध की विशेषताएं। अब इसके बाद प्रबंध के महत्व के बारे में बात करें भाई, तो प्रबंध का महत्व जो है, इसके भी 15 पॉइंट दिए हुए हैं, जो मैंने व्हाट्सएप में आपको फोटो द्वारा प्रेषित कर दिया है ना। उनके पॉइंट आप नोट करेंगे, फिर स्कूल में मिलेंगे तो मैं और भी आप चीजें आपको समझा दूंगा। देखिए, आज का आधुनिक युग जो है वो बड़े तेजी के साथ परिवर्तन होता चला जा रहा है। एक समय था हम लोगों के समय में, है ना, बैंकिंग प्रक्रिया जो थी वो उतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी जब हम लोग छोटे छोटे थे। आज आप देखिए, बैंकिंग प्रक्रिया में तो ई कॉमर्स आ गया। घर बैठे लैपटॉप से और मोबाइल से आप पेमेंट भी कर देते हैं, ऑर्डर भी कर देते हैं, और लड़कियां जो है उनका सूट आ जाता। भले जो कलर और क्वालिटी चॉइस उसमें दिखाया वो वैसे का नहीं आया, बेवकूफ बन गए। लेकिन हम ई बैंकिंग करते, मेडिकल स्टोर में चल जाओ, एक मशीन रखी हुई होती है, वहां पर आपका एटीएम डाल देंगे और आप अपना नंबर डाल दो, पिन कोड, फट से पेमेंट हो जाता है, पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहां पर ई कॉमर्स आना शुरू हुआ, आगे चल के और अच्छा रूप लेगा। तो कितना परिवर्तन आता चला जा रहा है, और ये परिवर्तन निरंतर आते चले जाएंगे, इसे रोक नहीं सकते हम। इसके अनुसार हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। अब आप देखिए कि प्रबंध का जो महत्व है, उसमें सबसे पहले प्रबंध के महत्व में दिया हुआ है प्रतियोगिता का सामना। प्रतियोगिता का सामना, कंपटीशन है। आज के समय में कितना कंपटीशन है भाई। आप जो पेन से लिखते हैं, एक ही कंपनी का पेन थोड़ी ना, अनेकों कंपनी के पेन है। जो कॉपियां आप यूज करते हैं वो अनेकों कंपनियां कॉपियां मार्केट के अंदर में हैं, किताबें भी अनेकों कंपनियां की हैं, सबके बीच में कंपटीशन है। और इस कंपटीशन के समय में प्रबंध हमारा बहुत ज्यादा सहायता करता है उस कंपटीशन को फेस करने के लिए, कि हम यदि मैनेजमेंट अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रतियोगिता का सामना कर पाएंगे, अन्यथा प्रतियोगिता से हमको बाहर होना पड़ेगा। तो हमको हमारे कॉम्पिटिटर से निपटना है तो प्रबंध निश्चित तौर पर अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आता कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। अब यहां कम लागत पर अधिकतम उत्पादन, जैसे देखिए आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये पेन है, इसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट जितनी कम आएगी हमारा प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट को कम करने का ये मतलब नहीं है कि हम इस पेन में जो सामग्री मटेरियल यूज कर रहे हैं वो घटिया यूज करने लगे, तो हमारा प्रोडक्शन भी घटिया हो जाएगा, और प्रोडक्शन जब घटिया होगा मार्केट में चलेगा नहीं। माने हमें ये सारी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लागतों को कम करना है, और लागत कम करेंगे तो हमारे लाभ बढ़ेंगे, और ये लाभ तभी बढ़ सकते हैं जब हम हमारी कंपनी में प्रबंध को अच्छे से अपनाएंगे। तो न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। देखिए आपको मैंने जो
चित्र भेजा है व्हाट्सएप में, उसमें पॉइंट के नाम बड़े बड़े हैं, मैं छोटे करते चले जा रहा हूं। साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब देखिए, शुरू से जिनने मेरे पीरियड अटेंड किए हैं पढ़ाई में, उनको समझ में आएगा। मैंने 5M बताया था: मानव, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड। ये साधन होते हैं। इन साधनों का कुशलतम प्रयोग। ये साधन जो है, किसी को हमको खाली नहीं रहने देना, मशीन खाली नहीं रहने देनी, मशीन में काम करने वाले व्यक्तियों को खाली समय नहीं देना है। जब हम इनका अधिकतम और कुशलतम प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे हमारा प्रॉफिट भी गेन होते चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद आप देखें, दिया हुआ है शोध एवं अनुसंधान। शोध एवं अनुसंधान भी बहुत जरूरी है आज के समय में। अब आप देख लीजिए, टेलीविजन के सामने यदि आप बैठे होंगे तो टेलीविजन के सामने तो आपको नित्य नए कितने एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। एक चैनल तो एडवर्टाइजमेंट का ही चलता है जिसमें लोग चीख चीख के बोलते हैं, बस खरीद लो, बड़ा सीमित समय बचा हुआ है, 10 मिनट में ऑर्डर करिए। कितनी बुरी स्थिति है मार्केट की, आप कल्पना कर लीजिए। तो यहां पर शोध एवं अनुसंधान में यही बताया गया है कि आप जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फेरीगोल्ड चाय का आप उत्पादन कर रहे हैं, तो खाली चाय पत्ती बेच लेना एक अलग बात है। उसमें शोध और अनुसंधान, शोध का मतलब होता है खोज करना, अनुसंधान का मतलब भी है नए ज्ञान से उसको और अच्छा बनाना। तो ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूडेड करना पड़ेगा हमारे को, नई नई चीजें। अब शोध और अनुसंधान का उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोलगेट हमारे समय में आता था सिंपल सादा, फिर बोले नमक वाला कोलगेट आ गया, फिर लौंग के तेल वाला कोलगेट आ गया, फिर बाबा रामदेव आ गया। रामदेव बाबा ने अपना ले आया प्रोडक्ट्स, तो उसके कोलगेट की बिक्री गिरी, उसने भी जड़ी बूटी वाला कोलगेट ले आया। तो इस तरीके से शोध करते रहना पड़ेगा, और उस शोध को करने से हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी सुधरती चली जाएगी, उसमें नयापन आएगा और हमारी बिक्री बढ़ेगी। बिक्री बढ़ने से लाभ भी हमारे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। और व्यक्तियों का विकास। देखिए, प्रबंध का सबसे बड़ा लाभ जो है व्यक्तियों का विकास। आज हमारे कारखाने में काम कर रहे हैं 200 लोग, मशीनें पुरानी हैं, नई मशीन ले आए हमने, वो कंप्यूटर से ऑपरेट होती, तो हम 200 लोगों को नौकरी से तो नहीं निकालेंगे, हम उन 200 लोगों को सिखाएंगे। माने पहले वो उतना ज्ञान नहीं था उनको, लेकिन अब हम उनको सिखाकर कंप्यूटर से चलने वाली मशीन चलाना सिखाएंगे। आगे चल के और नई टेक्नोलॉजी आ गई तो और नई चीजें उनको सिखाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक साधारण सा व्यक्ति जो आपकी कंपनी में ज्वाइन हुआ था, आगे चल के वो विकास करते करते मशीन से कंप्यूटराइज्ड मशीनों को भी चलाने के योग्य हो जाता है। तो वहां पर व्यक्तियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि, देखिए कोई आपकी भी यदि कंपनी है, जैसे मैंने एक कल्पना के तौर पर आपको बताया था कि भाई आप एक कंपनी चाय पत्ती के प्रोडक्शन की कर रहे हैं, फेरीगोल्ड कंपनी बनाई है आपने, और आप चाय जो है उसका प्रोडक्शन करके मार्केट के अंदर में बेचना चाह रहे हैं। तो फिर वहां पर आप देखिए ना क्या होगा साहब, ख्याति में वृद्धि कैसे होगी। ख्याति में वृद्धि ऐसी होगी कि आप यदि अपने कंपनी में प्रबंध व्यवस्था बहुत अच्छे से अपनाते हैं तो आपके कर्मचारी संतुष्ट होंगे, पहली बात। दूसरा, ग्राहक संतुष्ट होंगे। तीसरा, आपकी कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनको भी हिस्सा मिलेगा उसका, वो भी संतुष्ट होंगे। और जब आपकी कंपनी लगातार
अप होती चली जाएगी, माने लाभ उसका बढ़ता चला जाएगा, तो स्वाभाविक है कि इससे कंपनी की प्रसिद्धि होगी। अब बहुत से उदाहरण देख लीजिए आप, टाटा है, बाटा है, रिलायंस है, फिलिप्स है, गोदरेज है, ये कंपनियों की ख्याति में वृद्धि हुई तब तो हम इनके नाम जानते हैं, अन्यथा नाम कौन जानता, कौन पहचानता। ठीक है ना। और रोजगार में वृद्धि, लास्ट, प्रबंध से रोजगार में वृद्धि होती, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती। देखिए किसी भी देश में सभी व्यापारी श्रेष्ठ प्रबंधन अपनाना शुरू कर देंगे तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उनके कारखाने की इकाइयों में भी वृद्धि होगी, एक की जगह 4 कारखाने लगेंगे। तो इस तरह से जब विकास और अधिक होता चला जाएगा तो लोगों को रोजगार भी और अधिक मिलता चला जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध से रोजगार में भी वृद्धि होती है। अब आपने, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, और काफी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।